पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बैगा जनजाति की उप जनजाति नहीं है? उप जनजातियां पढ़ाई थी आपको, ठीक है ना? आंसर उस पर देना है आपको, तो दीजिए आंसर। सी आंसर आ रहा है यार, ये दे रहे हैं अधिकतर। कौन सी? बिजवार, नरोतिया, बड़ोया, काठमैना। तो देखिए, बिजवार भी पढ़ी थी हमने, नरोतिया भी पढ़ी थी हमने, काठमैना भी पढ़ी थी हमने, बड़ोया नहीं पढ़ी हमने। तो आंसर क्या हो जाएगा? बड़ोया। बड़ोया। अगला क्वेश्चन, दी बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? ये पेपर में देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन जो है वो पेपर वाले हैं, पहले पेपर वाले करा लें, फिर अन्य पे क्वेश्चन करा लेंगे। दी बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन आ रहा है, वो तो आंसर लगा था ही, बैरियर एल्विन। बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? सृष्टि के निर्माता, सृष्टि के निर्माता ठाकुर देव, इंद्रदेव, अग्निदेव, सोमवेद। कौन से लगते हैं आपको? ठाकुर देव लगते हैं। कौन से? ठाकुर देव। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है, ये एमबीपीएससी है, जो नहीं है ज्यादा ध्यान देता है। मंडला, शहडोल, रायसेन, बालाघाट। तो कल जैसा हम पढ़ रहे थे तो मैं आपको जो क्षेत्र बता रहा था, तो छत्तीसगढ़ के पास वाला क्षेत्र बता रहा था मैं आपको। तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये जानता क्षेत्र था, उमरिया तक वाला। हाँ या ना? लेकिन रायसेन तो वो उधर ही पहुंच गया, अलग ही पहुंच गया कि नहीं? तो रायसेन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रायसेन। ये पूरा हट के आंसर जा रहा है, तो रायसेन आंसर हो जाएगा। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो मुझे लगता है ये तो आंसर लग ही जाएगा, इसे तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है, ये बताएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ मिलती है, इसका आंसर बताएं। बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? तो समझ के आंसर देना, गलती का कोई चांस नहीं होना चाहिए। ये बता रहे हैं, मंडला और बालाघाट, उमरिया और मंडला, उज्जैन और जबलपुर, बिंद और सतपुड़ा। तो मंडला और बालाघाट, और एक डिंडोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में डिंडोरी है नहीं है, इसलिए कौन सा लग जाएगा? मंडला और बालाघाट। अगला देखिए, बैगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? बताइए, कल पढ़ा था बैगा चक हमने। बैगा चक का अधिकांश भाग कहाँ मिलता है देखने को? ए ऑप्शन में देखने को मिलता है डिंडोरी में। तो आंसर हो जाएगा डिंडोरी। बैगा जनजाति में स्त्रियों के गर्भवती होने पर गर्भवती महिला को समय समय पर अवकाश, आवश्यक देख रेख या जड़ी बूटियों के सेवन की सलाह देने वाली वरिष्ठ महिला को क्या कहा जाता है? यानी क्या कहा जाता है? सुनवाई। सुनवाई कहा जाता है। बैगा जनजाति के संदर्भ में करस कौआ की स्थापना किस संस्कार में की जाती है? हाँ, ये बताओ आंसर।
हाँ तो विवाह जन्म मृत्यु उपयुक्त में से कोई नहीं कहाँ की जाती है? विवाह संस्कार में काय की स्थापना की जाती है? करस कऊगा। बैगा जनजाति में दोनों पक्षों के माता पिता की स्वीकृति न होने पर परिचित रिश्तेदार की मदद से नवयुवक युवती द्वारा किस विवाह प्रथा प्रचलित है ये बताना है आपको। उधरिया विवाह, लमसेना विवाह, चोर विवाह, उठवा विवाह। तो उधरिया विवाह बताए थे ना, माता पिता ना हो तो रिश्तेदार बुला लेते हैं। बैगा जनजाति की विवाहित स्त्रियों को सुहाग की निशानी के रूप में किस आभूषण को धारण करना अनिवार्य है? तरकुल को। किसको? तरकुल। बैगा जनजाति में जादू टोना भूत प्रेत बाधाओं और झाड़ फूंक करने वाला प्रमुख व्यक्ति होता है। बताओ भाई प्रमुख व्यक्ति कौन है? भाई प्रमुख व्यक्ति कौन है? कौन कहलाता है? गुनिया। मध्य प्रदेश में निवास करने वाले बैगाओं द्वारा जंगलों में बेवार खेती की जाती है। इस खेती को करने से पूर्व किस देवी देवता की पूजा की जाती है? बताइए। किस देवी देवता की पूजा की जाती है? बूढ़ा देव, ठाकुर देव, बंजारन माई या वागेश्वर देव? डी और सी आ रहे हैं। डी और सी बता रहे हैं। डी बंजारन माई और सी वागेश्वर देव। तो आंसर है वागेश्वर देव की। किसकी? वागेश्वर देव। कौन हो जाएगा? तो फिर बंजारन माई की पूजा वन में जाने पर। बैगा जनजाति में गांव का पुरोहित या पंडा किसे माना जाता है? बताइए। दवार को माना जाता है। किसको माना जाता है? दवार को। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे बड़ा कौन होता है? मुकद्दम। कौन होता है? मुकद्दम। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की कौन सी उपजाति नहीं है? बैगा जनजाति कौन सी उपजाति इनमें से नहीं है ये आपको बताना है। कठमैना, नरोतिया, भरोतिया, बगोरिया। कौन सी नहीं है? बगोरिया नहीं है। बैगा पंचायत में कौन सा पंच नहीं होता है? मुकद्दम होता है, समृद्ध भी होता है, कोटावार भी होता है। अब गोइया होता है कि नहीं होता है इस पे विचार बताएं। होता है क्या? नहीं होता है। मध्य प्रदेश में गुनेरी घास के छोटे छोटे छल्ले गुथकर चैन के समान सुंदर मालाएं किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा बनाई जाती हैं? मुझे लगता है इसका आंसर तो सबसे सरल है, क्योंकि अबे तो बेगा पढ़ रहे हैं तो तुम तो जानते हो कि जहां मैं तुम्हें महारत हासिल है आंसर देने में। बैगा जनजाति में विवाह के अवसर पर बारात की आगवानी के स्वागत में महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा हो रहा है? ए हो रहा है। ए नृत्य हो रहा है, परधौनी नृत्य, सैला नृत्य, कर्मा और दादर, ये नहीं होते हैं। तो परधौनी नृत्य होता है। कौन सा? परधौनी। सूपा तूमा पद्धति को किस जनजाति द्वारा महत्व दिया जाता है? सूपा तूपा नहीं, तूमा। सूपा तूमा। तूमा। तो मुझे लगता है आंसर तो मिल ही गया होगा का बैगा। कौन बताएगा? हाथ ऊपर करना। काय संबंधित है ये? सूपा तुमा क्या है ये पद्धति? काय से संबंधित है? हाथ ऊपर करना। अच्छा, जहां में लिखो वो दोनों जाको आंसर ही मिल जाता हो। अलग से पूछा। दो इधर आ रहे हैं, दो तीन इधर आ रहे हैं। जादू टोना काय से बताए थे कि नहीं? बैगा जनजाति किस वृक्ष को प्रिय
मानते हैं? इसको मानते हैं? साल वृक्ष, हमने पढ़ा था, साल वृक्ष का पत्ता हाथ में दे दो तो ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसे तुम्हारे लिए भी कुछ निश्चित कर देना चाहिए। एक कछु दे दो या मानवीय की चीज हो कि तुम्हें पकड़ा दी, अब तुम जिंदगी में बाकी लाना है, जब तक वह हाथ में, जब तक हमें तो तुमने देखा होगा अदालत में गीता पे हाथ रख के भी कह देते हैं ठीक है अब ले ली कसम, कोई दिक्कत नहीं है। बैगा जनजाति पंचों की बैठक को क्या कहते हैं? हाँ ये बताओ क्या कहते हैं? क्या कहने जा रहे हो? ये कह रहे हो मांदी कहते हैं? क्या कहते हैं? मांदी। निम्नलिखित में बैगा जनजाति की उपजातियां हैं, कौन सी हैं इसमें? नरोतिया, भरोतिया, रायमैना, कठमैना। यह सभी है। डी ऑप्शन दे रहे हैं कौन सा? एक दो तीन चार सबरी है कई, सबरी है। रनौतिया भी पड़ी है, भरोतिया भी पड़ी है, रायमैना भी पड़ी है और कटमैना। बैगा जनजाति की महिलाएं कौन सा परंपरागत वस्त्र नहीं पहनती हैं? अंगरखा, मुंगी, बिगरा, चकदरिया। कौन सा वस्त्र नहीं पहनती है? क्या में जरूर कंफ्यूजन हो सकता है, का है ये तो कल नहीं पढ़ो सर, जो ऑप्शन भी सेम नहीं आ रहे सर, नहीं आंसर दे देते। अंगरखा, कौन सा? अंगरखा, ठीक है ना, बाकी सब पहनती हैं। बैगा जनजाति में किस देवी को वन देवी कहा जाता है? तुरंत आंसर। कौन सी देवी है? बंजारन माई। बेवार में कुटकी काटते समय किस देवता की पूजा की जाती है बताओ? कौन से देवता की पूजा करवा, जल्दी बताओ। बी और सी आ रहे हैं यार, मजा आ जाता है जब ऑप्शन लगाते हैं। तो देखिए, बागेश्वर देव। फसल वाले कौन से थे? बदल जाएंगे का काटत काटत में ही। शुरुआत रे पूछ के हो रही और काट आधे काट, अरे यार कितने गलती हो गई गई। निम्नलिखित में कौन से नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किए जाते हैं, ये आपको बताना है, कौन से नृत्य हैं? सोच कर बताएं। मतलब अगर आप इसमें एक टेबल बन जाए कि जिसमें, नहीं बन पा रही, जैसे एक टेबल बन जाए, यहाँ पे जनजातियां लिखी हो जाएं, यहाँ पे लिखे हो जाएं जैसे इनके देवता लिखे हो गए, ठीक है ना, यहाँ पर इनके धार्मिक उत्सव लिखे हो गए, यहाँ पर पंचायत लिखी हो गई, तो यहाँ जनजाति, तो सबके यहाँ लिखे हो जाएंगे, टेबल बन जाएंगी ऐसी। ऐसी टेबल बन जाएगी तो याद करने में जो कॉमन चीज सब में है उसकी टेबल बनाओ, तुरंत याद हो जाएगा सब, फिर आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। हाँ तो आंसर आया, क्या आया? डी आ पा रहा है? ठीक है, एक दो तीन पांच, मतलब चार नहीं है, सजनी नृत्य नहीं आता है, सही बात है। किस जनजाति के बालक व बालिकाओं द्वारा कुकड़ा पाट खेल खेला जाता है? मुझे लगता है इसका आंसर फिर तुरंत आ गया होगा, कौन सा है? बैगा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? बैगा जनजाति। अब हम पढ़ेंगे सहरिया।
कौन सी जनजाति पढ़ेंगे? हमने नंबर 1 पे पढ़ी भील जनजाति। कौन सी पढ़ी? भील। नंबर 1 पे भील पढ़ी थी। नंबर 2 पे गौड़ पढ़ी थी, गौड़ जनजाति। तीसरे पे कोल, चौथे पे बैगा। अब 5वें पे पढ़ रहे हैं कौन सी? सहरिया। तो आओ सहरिया जनजाति तरफ चलते हैं। जी सहरिया जनजाति हैं, ठीक है ना। कल आपको आना है कोचिंग पे। सहरिया जनजाति जिस तरीके से रहती है इस तरीके से बनकर, ठीक है ना। तो देखें, सहरिया मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। काय में आती है? पहले तो जनजाति तो है, लेकिन कौन सी है? अत्यंत पिछड़ी जनजाति, ठीक है ना, जो कि आदिमता की अंतिम पहचान की स्थिति में है, मतलब कि लुप्त होने पर है। काय पे है? लुप्त होने पर है। भारत सरकार द्वारा सहरिया को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। कौन सी जनजाति? किस द्वारा? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, जिसे ही पता है आंसर देना। किस जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक कहा जाता है? बताइए, कौन सी ऐसी जनजाति है जिसे राष्ट्रपति का दत्तक कहते हैं? अरे यार जी मत पूछो यार जी, ऐसी बातें करना अच्छी बात नहीं है। अब आज तुम्हें दत्तक बताएं। राष्ट्रपति की दत्तक पुत्र जनजाति किसको कहते हैं? बताओ। राष्ट्रपति की दत्तक पुत्र, जब तक आंसर ढूंढो तब तक मैं आगे पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो भारत सरकार द्वारा सहरिया को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। ये विशेष पिछड़ी जनजाति उन्हें ही घोषित किया जाता है जिनकी संख्या बहुत ही कम बची है। तो यहां हम देख ही रहे हैं, अंतिम पहचान की स्थिति में है। सहरिया अपने आप को आदिवासी मानते हैं। क्या मानते हैं? आप जानते हैं जिन गांवों में सहरिया रहते हैं उन्हें आदिवासी भी कहते हैं, सहरिया भी कहते हैं और आदिवासी भी कहते हैं। भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को प्रीमिटिव जनजाति माना, मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति माना है। इंग्लिश में लिख रहा है बस। सहरिया द्रविड़ समूह या कोलेरियन परिवार की जनजाति है। कौन से समूह की है? द्रविड़ समूह। और अभी तक हमने जो जनजाति पढ़ी हुई कौन सी की थी? कौन सी की थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलिया या द्रविड़ परिवार भी पढ़ा था हमने। कौन सा? लेकिन यहां हम एक नया शब्द सुन रहे हैं, क्या? कोलेरियन। तो कोलेरियन परिवार जो है, या कोलेरियन शब्द, इसका थोड़ा सा बता देता हूं। कोलेरियन शब्द जो है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था जॉर्ज कैंपबेल ने किया था। अब इसमें लिखा नहीं, मैं आपको अपने आप से बता रहा हूं। किसने किया था? जॉर्ज कैंपबेल ने किया था प्रयोग सबसे पहले शब्द का। और मुंडा भाषा, जाए एक मिनट रुको। हाँ, तो अब सुनो। तो जॉर्ज कैंपबेल ने इसका सबसे पहले जो मुंडा भाषाएं थी ना, एक मुंडा भाषा है। कौन सी? मुंडा भाषा के लिए प्रयोग किया था इस कोलेरियन शब्द का प्रयोग। कौन से शब्द का? कोलेरियन। जॉर्ज कैंपबेल ने प्रयोग किया था मुंडा भाषाओं के लिए। क्लियर है? पहला। दूसरा, तिब्बती। तिब्बत समझ में आ गया कहां होगा? नेपाल के ऊपर। प्लस द्रविड़। द्रविड़ कहां होगा? साउथ। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो कोलेरियन बन जाता है। वो क्लियर? अब कोलेरियन मतलब नॉर्थ और साउथ को मिला दो तो क्या बन गया? कोलेरियन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब प्रोटो ऑस्ट्रेलिया में तो हमने पढ़ लिया साउथ हो जाता है, द्रविड़ में साउथ हो जाता है, पर साउथ के साथ नॉर्थ मिला दे, तिब्बत मिला तो बन जाता है क्या? कोलेरियन। क्या बन जाता है? क्लियर है? और कोलेरियन परिवार में क्या होता है? आदिवासियों द्वारा जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं के समूह को कोलेरियन परिवार की भाषा कहते हैं। इसलिए इन्हें काय में रख देते हैं? कोलेरियन परिवार में रख देते हैं। क्लियर है? क्या बोल रहा हूं मैं? जितने भी आदिवासी हैं उनके द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है या बोली जाती है उन भाषाओं के परिवार को क्या कहते हैं? कोलेरियन परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर है? आगे, हाँ आगे देखिए। जनसंख्या की दृष्टि से सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी? 5वीं सबसे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कौन से नंबर की? 5वीं। इधर देखो, सहरियाओं को
खूटिया पटेल। कौन सा पटेल? ये क्यों कहते हैं खूटिया पटेल, इसकी भी ये कहानी है, सुनाएंगे कहानी। राउत, क्या कहते हैं? राउत, राउत कह देते हैं। अब ये तो शब्द शुद्ध हिंदी है, वैसे अपन प्रयोग में कहलाते हैं राउत, शहरियाओं को कहते हैं राउत या रावत। कुछ शहरी ऐसे हैं जो पढ़ लिख गए, शहरिया लिखना उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वे अपने नाम के आंग लिख देते हैं। क्या नाम के आंग लिख देते हैं? रावत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पर अब सुनिए, मैं यहां से एक चीज बताता हूं। रावत जो शब्द है ना, लिखवा देना। आओ, राउत या रावत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन नामों के संबोधन से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। रसेल एवं हीरालाल ने भी इनको इन्हीं नामों से संबोधित किया है। ये देख रहा हो, ये दो भैया हर जनजाति में मिलेंगे। कौन? रसेल और हीरालाल। पर रसेल और हीरालाल को शहरियाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए इनका यहाँ पढ़ेंगे तो सही, लेकिन लास्ट में ये कहेंगे यार यार वो ढंग से पता नहीं है, शायद मन न लग रहा होगा। ठीक है ना, मन नहीं लगता है तो हम क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, आ नहीं रहा हो सर, थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा इनका योगदान। उत्पत्ति देखो, शहरिया शब्द की उत्पत्ति शहरिया से शहरिया से ही हो गई। शहरिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो मतलब शहरिया का जो अर्थ है साधन हरिया से है। कहां से है? साधन हरिया। गलत लिख रहे हैं जी शहरिया, तो शहरिया शब्द की उत्पत्ति साधन हरिया से हुई है। साधन, सा मतलब साध, हरिया मतलब शेर, शेर के साथ, बेहाती के साथ, ताकि पहले बेहाती बैठे थे ना, मिलो सो खाट पे बैठ गए। ठीक है ना, ये काय बैठ रहे? शेर। तो जहां सा का अर्थ है साथी और हरिया का अर्थ है शेर, अतः शहरिया का अर्थ है शेर का साथी होना। सूरदास के कूट पद में शहरिया का यही अर्थ लिया गया है। कहां से लिया है ये अर्थ?
सूरदास ने। सूरदास ने अर्थ बताया है, जो शेर के साथी होते हैं वे सहरिया होते हैं। क्या? शेर के साथी होते हैं वे कौन होते हैं? सहरिया होते हैं। सहरिया सबसे सीधा मानव है दुनिया का, मैं आपको बताऊं। कौन सा मानव? सबसे सीधा मानव, जैसा कह दो वैसा कर देता है। ब्रह्मा जी ने जब इनकी रचना करी थी, कौन की? तो सबसे पहले रचना इनकी करी थी, सहरिया की। तो पहले रचना करी तो वे सबसे पहले भले इंसान बन गए। हम भी पैदा होते ही सबसे भले होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं तो अकल जान आ जाती है, तो अकल जान आने के बाद फिर तेज तल्लाट हो जाते हैं हम, भयंकर हो जाते हैं हम। हो जाते हैं कि नहीं? हर चीज में अपना दिमाग लगाते हैं, सोच लगाते हैं, सब लगाते हैं और उसके हिसाब से चीजें बनाते हैं। लेकिन बचपन में जैसा कह रहे हैं, मिट्टी खाद फिर रहे हैं, नहीं खा रहे, दीवाला ही चाट रहे हैं। कुल मिला के दिया है कि सबसे सीधा मानव तो सहरिया सबसे सीधा था। और ब्रह्मा जी ने इनसे कहा बीच में बैठ जा। बैठ गए बीच में। ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं, दूसरे मानव बनाए, तो बे गए बैठ पे, तो बे भी वहीं बैठे, बस सहरिया देख के गई चलो अपन भी यहीं बैठो जो बैठ हुए, तो बे वहां बैठ गए। फिर अगले ही बनाओ, वो भी बगल में बैठो, तो सहरिया की तरह खिसक जाइए, किसी की बेंच है जब बैठत गए, हम बीच में बैठ गए, बगल वाले जहां बैठ गए। अब जब अगले जगह नहीं बची, अगलो आओ तो आने कही खिसक जा, वो खिसक गाओ। अगलो आओ कहीं खिसक जा, फिर खिसक गाओ। अगलो आओ खिसक जा, फिर खिसक गाओ। अलग अलग समूह बना रहे हैं ब्रह्मा जी और बैठते जा रहे हैं, सहरिया जगह देते जा आगे खिसकता जा रहा है। लास्ट में एक ऐसी स्थिति आई जब ब्रह्मा जी ने लास्ट मानव बनाया, और जब वो आया तब तक सहरिया लास्ट में पहुंच गया, खूंट पे आए बैठ जाओ, खूंट। तो खूंट पे पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने देखो मेरे सबसे सीधो मानव कहाँ गाओ, तो सीधे मानव भी देखो तो ब्रह्मा जी ने कहाँ में ढाला था उसे, बीच में बैठा ला था। बीच में ना देखा, देखा तो वो तो सबसे खूंट पे डलो। ब्रह्मा जी गुस्सा आ गई, गुस्सा आ गई, शराब दे दो। क्या शराब दे दिया कि आज के बाद तुम कभी भी समाज के साथ नहीं रहोगे, जहां भी रहोगे उस समाज से दूर ही रहोगे। इसलिए शहरिया गांव में रहते हैं तो आप जानते हैं अलग बस्ती बनाकर रहते हैं, चाहे आप कितना ही कोशिश कर लो, वो गांव में रहेंगे तो गांव से दूर रहेंगे। ये ब्रह्मा जी का श्राप है उनको। समझ में आया कि नहीं आया? और जब ब्रह्मा जी ने फिर मानव को यहाँ पे पहुंचाया तो खूंट पे बैठा हुआ पहले जाएगा कि नहीं? तो वो शहरिया सबसे उतर के पहले धरती पे आया और उसने यहाँ पे सबसे पहले लकड़ी गाड़ी। उस लकड़ी को खूंट का, इसलिए खूंटिया पटेल हो गए। ये कौन हो गए? खूंटिया पटेल। सबसे आगे इस धरती पे बसे जी। समझ में आया कि नहीं आया? तो धरती का कहते हैं, धरती के पहले मानव है सहरिया, सबसे सीधे, जनजातियों में ही सबसे सीधे माने जाते हैं ये। अब बात अलग, इंटेलिजेंट हो रहे हैं या जो भी हो रहे हैं, लेकिन स्वभाव से ये कैसे रहते हैं? सीधे। समझ में आई बात कि नहीं आई? आगे देखो, सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शब्द सहरा से भी मानी जाती है। कहां के शब्द से? फारसी भाषा, जहां सहरा का अर्थ जंगल होता है। क्या होता है? जंगल होता है। अतः यह जनजाति जंगलों में निवास करती है, इसलिए इन्हें सहरिया कहते हैं। पहले जंगल ही होते यार, इसलिए सब जगह तुम्हें जंगल ही जंगल मिल जाते हैं। अब जंगल बचे कहाँ? अब कहूँ की जनजाति बन जाए, वह कहे कि जंगल में रहती है, पता ही नहीं कह रहे जंगल में। अब तो जगह शहर के बगल में रहती है, गांव के बगल में रहती है, जंगल बचे हैं क्या? सहरिया जनजाति की उत्पत्ति की कोई निश्चित अवधारणा नहीं है। सब लोगों की अलग अलग धारणा है, सब लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं कि इनकी उत्पत्ति ऐसे वैसे जैसे भी हुई है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार सहरिया तथा भील दो सगी बहनों की संतान है। जो सहरिया होती हैं, भीलों को अपना भाई मानते हैं, बड़ा भाई। किसको? जैसे गौण पड़े थे और कौन पड़े थे? बैगा, वे दो ही भैया हैं। ऐसे भील और सहरिया भैया हैं। क्लियर है ना? कौन कौन? ठीक है ना? कैसे हैं देखो, सहरिया तथा भील दो सगी बहनों की संतान है। बड़ी बहन भीलनी से उत्पन्न संतान भील, तो बड़ो भैया, और छोटी बहन सेरिया से उत्पन्न संतान सहरिया। सेरिया से सबरी भी आ जाता है। क्या जाता है? सबरी भील बताते हैं हम, तो ये भी कह देते सबरी अपनी है, तो उससे ही अपन सहरिया हो गए। सबरी से उत्पन्न हो गए तो कौन हो गए? सहरिया। तो कुल मिला के जो है कि दोनों के संबंध एक जगह पे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? तो भील इनके बड़े भैया, सहोदर कहेंगे हम। जैसे पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा? तो मैं कह रहा हूं,
क्या आएगा क्वेश्चन, सुनो। सैरिया जनजाति की सहोदर जनजाति कौन सी है? या सैरिया जनजाति सहोदर किसे मानती है? अपना सहोदर किसे मानती है? किसको मानती है? भीलों को मानती है। सैरिया अपने आप को भीलों का सहोदर मानते हैं। किसका सहोदर? सहोदर मतलब जानो क्या होता है? ये लिख रहे हैं ब्रदर्स। सहोदर मतलब क्या होता है? इस शब्द का उपयोग सबसे ज्यादा रीजनिंग में मिलता है। रीजनिंग में, क्योंकि वहां ब्लड रिलेशन आता है, वहां सहोदर प्रयोग कर देते हैं। जिन्हें हिंदी आता है सही, लेकिन पर्यायवाची नहीं आए, तो भी में सहोदर ही ढूंढते रहते हैं क्या होता है। सैरिया भीलों को आज भी अपना बड़ा भाई मानते हैं। सैरिया महर्षि वाल्मीकि को अपना प्रथम पितृ पुरुष मानते हैं। कौन कौन मानते हैं? सैरिया महर्षि वाल्मीकि को अपना प्रथम पितृ पुरुष, जबकि वाल्मीकि कौन थे? तुम रहने दो। अतार्थ अपने आप को वाल्मीकि की संतान मानते, वे भील मानते थे। वाल्मीकि कौन? भील। ठीक है ना। सैरिया की उत्पत्ति संबंधी कथाओं, पुराणों, विचारों से स्पष्ट होता है कि सौर, सवर, सवर आदि सैरिया जनजाति के ही नाम है। इतने सारे नाम हो रहे हैं, अपन इतने सारे नाम से कुछ मतलब नहीं है। सैरिया से ही मिल रहा है सौर, सौर से ही आ रहा है सवर, और सवर से ही सबरी, एक और आ रहा है सवर आदि सैरिया जनजाति के ही नाम है। सैरिया सबरी से भी अपनी उत्पत्ति बताते हैं। किससे? सबरी से सैरिया। सैरिया सौरी सबरी भीलनी से उत्पन्न होने के कारण सबर, सबर और सौर कहलाए। सैरिया सौरी से उत्पन्न होने के कारण क्या कहलाए? सौरी मतलब सबरी भीलनी, मतलब सबरी जो है उनका एक और नाम क्या आ रहा है यहाँ? सौरी। तो इस कारण इनका नाम क्या पड़ गया? सबर, सबर और सौर कहलाए। ठीक है ना। सैरिया निषाद और लवकुश से भी अपना संबंध। एक क्वेश्चन आएगा, सैरिया का उल्लेख किस पुराण में मिलता है या किस उपनिषद में मिलता है? तो हमने सबसे पहले जो लाइन पढ़ी थी, इस धरती की शुरुआत से है। तो हम जानते हैं कि वेद और उपवेद धरती की शुरुआत से ही है। जब से इनका उल्लेख मिल रहा है, इसका मतलब है ये शुरुआत से ही है। कहां से? शुरुआत से ही है। पूछेगा क्वेश्चन, आएगा अभी बताएंगे तुम्हें। सैरिया निषाद और लवकुश से भी अपना संबंध बताते। अब निषाद को हमने पढ़ा था, भील में ही पढ़ा था कि नहीं? तो आ गया ना यहीं पे। तो बनवासी राम ने सबर कोल किरातों की सेना बनाकर सहायता ली थी। सबरी के यहां गए थे, भगवान राम गए थे कि नहीं? टूटवेर खाए थे। उसके बाद उस जनजाति जो थी, उन्होंने भी किसका साथ दिया था? भगवान राम का साथ दिया था। इसलिए लिखा है बनवासी राम ने सबर कोल किरातों की सेना बनाकर सहायता ली थी। क्लियर है? समझ में आया इतना? ऐतरेय ब्राह्मण में उन्हें विश्वामित्र का वंशज कहा गया है। कौन से ब्राह्मण में? ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? ये किसके वंशज है? विश्वामित्र के वंशज हैं। विश्वामित्र के वंशज को हम विश्वकर्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, विश्वकर्मा नहीं, सॉरी, विश्वकर्मा तो अलग हो गए, और विश्वकर्मा एक जाति है। विश्वकर्मा भगवान हुए जिन्होंने, वर्तमान में बता रहा हूं, वर्तमान में द्वारका नाम सुना होगा आपने। कौन सी द्वारका? जो पानी के नीचे है। अभी मोदी जी दर्शन करने गए थे, आपने देखे होंगे, गए थे कि नहीं? पूरी पूरी जो द्वारका है उसे विश्वामित्र नहीं, विश्वकर्मा जी ने बनाई है। किसने? तो विश्वकर्मा को मानने वाले अब विश्वकर्मा जाति के नाम से जानने लगे हैं। आज भी विश्वकर्मा जाति है। अपने इधर इनकी संख्या कम है, उत्तर प्रदेश साइड इनकी संख्या ज्यादा है। ठीक है ना। महारत हासिल है इन्हें बनाने में, डीएनए में है इनका। काय में है? मैं ये नहीं कह रहा कि और नहीं बनाते, मैं ये क्या कह रहा हूं कि ये बेहतर बनाते, इनके डीएनए में ही है। मकान या कोई चीज बनाने में इन्हें महारत हासिल रहती है। इनका पूर्वज एक जारा सवर को बताया गया है। शहरियाओं का पूर्वज किसे? जारा सवर। सवर आ रहा है ना। सवर नाम का एक वृद्ध भील योगी सबरी नारायण से 2 मील दूर करौद में रहता था। अब जी छोड़ो, है ना, कहाँ रहता था? वृद्ध व्यक्ति था, कहाँ रहता था? जो लिख रहा है करौद में रहता था। हमें कछु दिक्कत नहीं है करौद मरो से, हमको मतलब है इससे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। विश्वामित्र के वंशज किसे कहा गया है? किसको कहा गया है? अब विश्वामित्र कौन थे?
तो विश्वामित्र का इस तरीके से है। विश्वामित्र आप जानते हैं कि तपस्या, और यहां से सारा वर्णन ऋग्वेद में मिल जाता है, सब जगह मिलता है वर्णन। राजा भरत जो हुए थे, कौन? राजा भरत के बारे में भी तो स्टोरी सुनी होगी, उनके पिता ने उन्हें एक्सेप्ट कहाँ किया था? नहीं पता? नहीं पता? मैंगरवार मैं सोचता हूँ सब पता ही रहता है तुम्हें। बोलो जितेंद्र। हाँ, विश्वामित्र ने शादी किससे कर ली थी? किससे? मेनका। मेनका कौन थी? अप्सरा, जो कहां से आई थी? स्वर्ग से। कहां से आई थी? सबसे सुंदर अप्सरा थी। विश्वामित्र क्या कर रहे थे? तपस्या। क्या कर रहे थे? तपस्या कर गए। मैंने ये भी बताया था वे तपस्या क्यों करना चाहते थे, क्योंकि आप जानते थे पहले जो जातियां होती थी, जाति, वो काय वंश के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर होती थी। तो क्षत्रिय तो थे ये, पर इनके पास भी क्या था कि ताकत कम थी, क्योंकि सबसे ऊपर जो नाम आता था वो ब्राह्मणों का आता था। किसका आता था? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को ज्ञान बहुत होता था, तो पावर ज्यादा होती थी भाई, जिसके पास ज्ञान ज्यादा उसके पास पावर ज्यादा। ठीक है ना? तो उन्हें फील होता था कि यार पावर मेरे पास होना चाहिए, तो उन्हें पूछा पावर कैसे मिले, तो उन्होंने कहा ज्ञान प्राप्त करने पे, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। काय के लिए? क्षत्रिय थे, ज्ञान की प्राप्त करने के लिए चले गए, तो कर्म बदल गया, इसलिए ब्राह्मण हो गए। क्या हो गए? ब्राह्मण हो गए। पर इंद्र को डर लगा कि ताकत सबरी ना खींच ले तो मेरे स्थान और ना ले ले, तो उन्हें भेज दे किसे? मेनका, जाओ तपस्या को भंग करो। गई, तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग हो गई तो उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद उसी जंगल में जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम हुआ क्या? शकुंतला को। हाँ? तपस्या करी, भंग हुई, शादी हुई, संतान हुई, उसका नाम शकुंतला। क्या हुआ? शकुंतला। अब शकुंतला हो गई, जंगल में रहने लगी। अब रहने लगी जंगल में। अब यहां से जो थे, क्या नाम था इनका? दुष्यंत। राजा दुष्यंत, जो हस्तिनापुर के राजा थे। कहां के? वो शिकार करने के लिए जाते हैं अपने सैनिकों के साथ में। तो शेर का शिकार करते हुए वे चले जाते हैं, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो शेर का शिकार तो हो जाता है, लेकिन उन्हें जंगल में दिख जाती है कौन? शकुंतला। तो शकुंतला से वे शादी का प्रस्ताव रख देते हैं और अपने सैनिकों से कहते हैं कि तुम घर जाओ, मैं अब यहीं रहूंगा। तो शकुंतला से उनकी शादी हो जाती है। जब शकुंतला गर्भवती होती है तो सैनिक जाते हैं कि अब राज्य की स्थिति सही नहीं है, आपको लौट के आना चाहिए। तो दुष्यंत लौट के आते हैं, तो शकुंतला कहती है कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी जंगल में। वो एक महर्षि के पास रहती थी, तो उन्होंने कहा कि मैं लेने आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप जब लेने आओगे तो पहचान कैसे होगी कि जब तक मेरी शकल सूरत भी बदल जाएगी। तो उन्होंने अपनी अंगूठी निकाल के दे दी कि ये अंगूठी बता देना, ये पहचान होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो आ गए कहां पे? हस्तिनापुर। जो शकुंतला थी वे हर रोज इंतजार, रास्ते को सजा देती थी कि आएंगे लेने। धीरे धीरे समय बीता, गर्भवती तो थी वो, पुत्र हो गया, लेकिन वे इंतजार में इतनी खोई रहती थी कि सुबह से तैयार होकर बैठ जाती थी, रात तक तैयारी, मतलब इसमें ही कि आने वाले हैं आने वाले हैं। तो एक महर्षि हुए, वो मिलने के लिए आए, जिनके पास ये रहती थी। तो मिलने के लिए जब आते हैं तो ये उन्हें आवाज देते हैं, जो महर्षि आए थे मिलने के लिए आवाज देते हैं। ये सुनती नहीं है क्योंकि ये काय में खोई रहती हैं, सपनों में कि राजा दुष्यंत आ रहे हैं। महर्षि को गुस्सा आ जाती है, वे गुस्सैले थे।
उनने शराब दे दी कि जिसके बारे में तू सोच रही है वो तुझे भूल जाए। तो अब इन्हें तो याद रहता है, लेकिन अब भी हम भूल जाते हैं। तो अब बहुत समय हो जाता है, तो इन्हें ये लगने लगता है, इनके जो महर्षि जो पिता समान थे, कि अब तो शायद नहीं आए, तो इन्हें कहते पुत्र भी हो गया, अब एक काम करो तुम पुत्र को देकर आओ, क्योंकि ये तो उस वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। ठीक है कही। तो इनकी जो इनके जो माता रूप में जो थी, उन्हें कहते ये अंगूठी ध्यान से रखना, क्योंकि इसे अंगूठी से वो पहचान पाएंगे ये उनकी संतान है। तो वो जाती है, क्योंकि पहले नदी के माध्यम से होकर जाती हैं। तो जब ये पहुंचती हैं, तो जब भी वहां उतरती हैं तो वो अंगूठी गिर जाती है। अब अंगूठी गिर गई, इन्हें पता नहीं, वो अंगूठी पानी में जाती है, तो उसे कुछ समझ के एक मछली उसे खा लेती है। अब जो दरबार में जाती हैं, जैसे ही दरबार में पहुंचती हैं और ये वहां बताती हैं कि ऐसा ऐसा है, और राजा दुष्यंत शराब के कारण तो भूल ही गए हैं, बस वो पहचानने से मना कर देते हैं। वो पहचानने से मना कर देते हैं, तो आप समझ जाइए क्या हालत हो रही होगी। सॉरी, पुत्र नहीं हुआ था, ये गर्भवती थी जब उस समय पहुंची थी। तो उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है, क्योंकि जो राज के प्रजा थी, वो ये कहती है कि ये औरत गलत है, ये राज हड़पने के लिए आई थी। तो वे इन्हें पत्थर मारते हैं, दुनिया भर की उल्टा सीधा बोलते हैं, ये जाके जान बचा के आगे भागती हैं। क्योंकि जो शकुंतला उन्हें पूरा का पूरा वर्णन कर दिया था कि जे है, तो उन्हें तो एक शब्द भी ध्यान नहीं आता है। लेकिन जो शराब दी गई थी, जिन ऋषि ने शराब तो दे रही थी उनने, तो जो उनकी सहेलियां थी, उन्होंने कहा कि जो आपने शराब दी है वो आपने गलत कर दिया, ऐसी ऐसी बात है कही। तो उन्हें भी पछतावा होता, उन्होंने कहा शराब तो लौटती नहीं है, समाधान जरूर है कि जैसी ये दी हुई चीज जो सामने वाले को बताएंगे, उन्हें सब चीज ध्यान में आ जाएगी। अब वो अंगूठी से ही सब ध्यान आता, इन्हें भी पता था शराब मिल गई है, अंगूठी बताऊंगी तभी ध्यान आएगा, क्योंकि अंगूठी गिराई गई। अब क्या हुए, अब ये जान बचा के भाग रही हैं, तो एक जंगल में चली जाती हैं, गुफा में चली जाती हैं, और उस गुफा में फिर एक बच्चे का जन्म होता है। जंगल में ये पहुंच जाती है। सोच के देखो, अगर हस्तिनापुर को हम दिल्ली मानते हैं, तो ये भागते भागते कहाँ नॉर्थ में चली जाती हैं, जम्मू कश्मीर तरफ पहुंच जाती हैं। कितनी भागी होंगी, क्योंकि राज से बाहर इन्हें वो दिया था कि राज से बाहर जाओ, तो राज से बाहर पहुंचते पहुंचते वहां पहुंच जाती हैं। गुफा में बच्चे का जन्म होता है, तो वहां एक ऋषि रहते हैं, उनके पास फिर रहने लगती हैं, कोई दूसरे ऋषि के पास। वहां इनके बच्चे का पालन पोषण होता है, शिक्षा दीक्षा होती है। अब होता क्या है कि मछली पकड़ने वाले मछली को पकड़ते हैं, उसी पकड़ने वाले के पास वो मछली पकड़ में आ जाती है। अब वो काटेगा ही इसे बाजार में बेचने की, जैसे ही काटता उनमें से क्या निकलती है, मछली के पेट से अंगूठी निकलती है। अब वो अंगूठी निकलती है, तो बाय का जो ज्ञान नहीं कि जाई का कीमत है। भैया आप जानते, जौहरी को ही पता होता ना कि कीमत का है। हीरा की कीमत कौन सही पहचान है, सुनहरी पहचान है, बाकी तो कांच भी कह सकते हैं। अब वो गया, तो अब मान के चलो कोई चीज 1 लाख की हो, इसको कह रहा है, माँ के पास तो मछली बेचने वाला था, 100 रुपया ही जुगाड़ मुश्किल से मान के 100 रुपया में दे दूं मुझे बेच दो, लग दो कि 1 लाख की चीज 100 रुपया में। बाबू तो कहाँ है थी, अरे अपने पूर्वज धर गए थे, फलानो निमको दुनिया को ज्ञान देते हैं। आने कही कि लाल तो गलत है ही, तो वहां तुरंत सैनिका ने बुला के उसे पकड़वा दिया। पकड़वा के बाद कहाँ ले गए, राजा के पास ले गए। देखो स्टोरी कैसे घूमती है, राजा के पास ले गए, राजा के सामने अब न्याय होगा, न्याय होता है। अब तो पूछा जाता है कहां से मिली, क्या हुआ, तो उसने सारी स्टोरी सुनाई। यही सुना के कौन गई थी, शकुंतला, कि मैं उतर रही पानी से तो मेरे हाथ से अंगूठी गिर गई थी, पता नहीं, ढूंढने की कोशिश करी। जैसे ही उसने अंगूठी देखी, वैसे ही सारा का सारा याद आ गया, याद आ गया। तो भैया पागल, सब चीजें याद आ गई। अब वो ढूंढने के लिए निकलता है पूरा राज छोड़कर। जब वो निकलता है तो फिर वहीं पहुंचता है, वो वहीं पहुंचता है, तब मिलते हैं कौन, अपनी पत्नी मिलती है, नाम क्या है, शकुंतला। और फिर अपने पुत्र मिलते हैं, जिनका नाम क्या है, भरत। फिर उनसे ही आगे पूरा भारत कहलाया, भारतवर्ष। जो अभी पढ़ेंगे आप, जो वैदिक सभ्यता है ना, अभी जो पढ़ रहे हैं सुबह हिस्ट्री क्लास में, ये अभी आप उसमें, अभी आपने चिकित्सा संबंधी चीजें पढ़ी,
कल आप विश्वविद्यालय पढ़ेंगे उसमें। उसके बाद जो नया टॉपिक उसमें चालू होगा वो भारतवर्ष ही चालू होगा। क्या चालू होगा? भारतवर्ष। उसमें आप पढ़ेंगे पूरा का पूरा ये सब। स्टोरी तो नहीं आएगी, लेकिन भारतवर्ष में भारतवर्ष क्यों हुआ ये तो पढ़ेंगे ना आप। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? ठीक है ना। तो इस तरीके का ये है। तो उन्हीं में से फिर कौरव और पांडव हुए थे। कौरव का विनाश हो गया। उन्हें मानने वालों ने अपने नाम नाक लिया कि हम कौन से संबंध रखते हैं कौरवों से, तो वे कहलाए क्या? मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हम कितने ज्यादा साइंस वाले व्यक्ति थे। ध्यान रखना, गंधारी जो हुई थी कि नहीं हुई थी? किसकी पत्नी थी? धृतराष्ट्र की। उन्हें पुत्र नहीं हो रहे थे, तो महर्षि व्यास थे, उन्होंने इलाज किया था उनका। तो तुम्हें शायद पता हो कि 100 पुत्रों का जन्म हुआ था। कितने का? 100 पुत्र का एक साथ ही हुआ था जन्म। और जानते हैं कि अंडे के रूप में हुआ था। काय के रूप में? अंडे के रूप में हुआ था कि नहीं? हम उसे ये मानते हैं कि जी का भाव को हमें पागल बना दिया। वर्तमान की साइंस टेक्नोलॉजी जिसमें अभी पूर्णतः रिसर्च नहीं कर पाई, उस समय की वो रिसर्च है आईवीएफ। अगर आप किसी ने नाम सुना हो, आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो आज विकसित हो रही है, महर्षि व्यास के हाथ में वो कला थी कि उन अंडों से, क्योंकि आप जानते हैं शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। अंडाणु जो महिला के गर्भाशय में होते हैं, तो उन्हें हम अंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडा। तो वही अंडा वो महर्षि व्यास ने उनके शरीर से निकाल लिए थे और अपनी लेबोरेटरी कह सकते हैं, लैब कह सकते हैं, उसमें रखकर वहां बच्चे का जन्म दिया था, जैसे आईवीएफ में होता है। आईवीएफ में क्या होता है? महिला के पेट से क्या निकाल देते हैं? अंडे निकाल लेते हैं। लैब में बच्चे का जन्म होता है, वहां मिलाया जाता है, तो क्या कहते हैं, एम्ब्रो बनाया जाता है, फिर गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तरीके से जन्म उस समय करा दिया था जो आज चल रहा है। अभी तो विकसित भी नहीं हो पाया पूरी तरीके से। सोचकर देखिए आप। तो फिर खैर वो अलग हो गया। फिर आप जानते हैं कि पांडवों ने सारे कौरवों को मार दिया था, कोई नहीं बचा था। उन्हें मानने वाले होते हुए कौरव जनजाति कहलाई छत्तीसगढ़ में निवास करती है। कहां निवास करती है? छत्तीसगढ़ में। उन्हें राष्ट्रपति का क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं। किसका? राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहते हैं। किन्हें? कौरव जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है। कौरव जनजाति या कौरव जनजाति जैसा भी नाम मिल जाता है इनका। ठीक है ना। देखिए, तो यहां तक पढ़ लिया हमने। इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ तो भाई दिया है। देखो, रशेल और हीरलाल ने भी अपनी किताबों में व लेखों में शहरियाओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि सही जानकारी इनकी नहीं मिलती है। ठीक है ना। जनरल कनिंगम नाम तो सुना होगा ने शहरियाओं को सौर या सबर माना है। ये इनको कोलेरियन मानते हैं। क्या मानते हैं? कोलेरियन। तो ध्यान रखना, कनिंगम ने इनको क्या कहा है? सौर या सबर माना है। हेरोडोटस इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं कि नहीं? हेरोडोटस के अनुसार कुल्हाड़ी के लिए सीतियन भाषा में सगारिक शब्द होता है। कुल्हाड़ी को क्या कहते हैं? कौन सी भाषा में? सीतियन भाषा में क्या कहते हैं? सगारिक। क्या बोलो, क्या कहते हैं? सगारिक। अतः इस जनजाति का नाम कुल्हाड़ी लेकर चलने के कारण क्या पड़ गया? शहरिया। जी अपने साथ क्या रखते हैं? कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी को कहते हैं क्या? सगारिक। तो जो सगारिक रखते हैं वे शहरिया कहलाते हैं। ये किसने कह दिया? सबने अलग अलग मान रहे हैं, पर आप सुनिए कब से मान रहे हैं। इतनी पुरानी, ऐसा नहीं कोई बीच में आ गई हो, शुरुआत से है ना। पुराणों में उल्लेख मिल रहा है, ब्राह्मण ग्रंथों में देख लिया, और भी देखेंगे हम। कनिंगम ने क्या कह दिया? सौर्या सबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके बाद कल पढ़ेंगे इसे।